चलिए आज हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। अभी तक क्या इंड्यूस हो रहा था? मैग्नेटिक। Yes. इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसमें बारीकी से समझना होता थोड़ा सा कि मतलब दोनों एक दूसरे से इंड्यूस हो रहे हैं। तो इंडक्शन तभी होगा जब फ्लक्स में चेंज होगा, ये ध्यान रखना है। अगर फ्लक्स में कोई चेंज नहीं है, फ्लक्स जितना है उतना बना हुआ है, भले ही वो कितना ज्यादा हो, तो उससे कोई इंडक्शन नहीं हो सकता। इंडक्शन कब पॉसिबल है? जब कांस्टेंट फ्लक्स हो तो जितना ही ज्यादा हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उससे और चीजें होंगी, इंडक्शन नहीं होगी। तो ये कंसेप्चुअल है, छोटा सा लिखिए। कंसिडर अ कंडक्टिंग लूप कंडक्टिंग लूप जैसे मैग्नेटिक फील्ड में रख देते हैं, ऐसे प्लेस्ड एट रेस्ट इन अ मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड है, उसमें रेस्ट में रखा हुआ है, वो भी कोई दिक्कत नहीं है। और फील्ड को हम शुरू में कांस्टेंट मान लेंगे, फिर फ्लक्चुएट कराएंगे। सपोज द फील्ड इज कांस्टेंट और अब हम प्रयोग कर रहे हैं तो टिल टी इक्वल टू 0 मान लो, जहां तक अभी तक था। एंड देन चेंजेस विद टाइम, मतलब समय के साथ मैग्नेटिक फील्ड अब बदलेंगे। अभी तक कांस्टेंट था, तो जहां से बदलना शुरू हुआ वो टी इक्वल टू 0 है। ठीक है, तो जो ही चेंज होगा वहीं से उसी समय बिना कोई टाइम गैप के इंडक्शन शुरू होगा। तो लिखिए एन इंड्यूस्ड करंट induced current starts in the loop at t equal to 0. तो सॉरी, ऐसा कोई मैग्नेटिक फील्ड समझिए, इसमें कोई लूप है, इस फील्ड हम ऐसा कह रहे हैं। जब तक फील्ड कांस्टेंट था तो लूप ऐसे ही है, कोई दिक्कत नहीं है। फील्ड में चेंज हुआ उसी पल, फील्ड में चेंज मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स में,
और उसी के साथ इंड्यूस्ड करंट। यहां तक क्लियर हुआ? तो इंड्यूस्ड करंट स्टार्ट। तो हम ये मानेंगे इंड्यूस्ड करंट अभी स्टार्ट हो रही है, तो अभी तक फ्री इलेक्ट्रॉन इसका मतलब रेस्ट में थे, है ना? सोचो, जब कांस्टेंट फील्ड था तो फ्री इलेक्ट्रॉन क्या होंगे? रेस्ट में। अब आप कहेंगे साहब इलेक्ट्रॉन तो रेस्ट में रह ही नहीं सकता। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, इलेक्ट्रॉन एक जगह इम्पॉसिबल है। तो इलेक्ट्रॉन का थोड़ा बहुत रैंडम मोशन होता होगा, तो रैंडम में एक इलेक्ट्रॉन एक डायरेक्शन में, दूसरा दूसरी, तीसरा तीसरी, तो थोड़ी देर में इनका नेट जो होगा वो जीरो हो जाता होगा। तो जब तक क्रॉसस्ट्रेट मैग्नेटिक फील्ड होगा तब तक भी इलेक्ट्रॉन चलते तो होंगे फ्री इलेक्ट्रॉन, लेकिन उनका नेट इम्पैक्ट जीरो हो जाता। जो ही फील्ड में बदलाव आया, सारे इलेक्ट्रॉन एक डायरेक्शन में अलाइन करके चलते थे होंगे, तो अब नेट कुछ करंट आती होगी। ये कहानी, क्या बात समझ में आ पाई? यस सर। चलिए देखिए इसको। फिर इलेक्ट्रॉन को हम रेस्ट में मानेंगे कब तक? जब टी इक्वल टू जीरो था। देखिए फ्री इलेक्ट्रॉन नई लाइन से, फ्री इलेक्ट्रॉन्स were at rest till t equal to 0. अब ब्रैकेट में लिखो ना, though it is not possible, it is not possible by Heisenberg uncertainty principle. Uncertainty principle. तो इसको याद रखिएगा कि हाइजेनबर्ग की जो थ्योरी है, इलेक्ट्रॉन रेस्ट में पॉसिबल ही नहीं है। तो फिर आप रेस्ट क्यों कह रहे हैं? मैं वही समझा रहा था, दोबारा समझाता हूँ कि तब तक क्या होगा, एक फ्री इलेक्ट्रॉन किसी डायरेक्शन में, दूसरा फ्री इलेक्ट्रॉन किसी और, आपको हो सकता है अपोजिट डायरेक्शन में, तो नेट करंट जीरो हो जाती है एवरेज। इसीलिए हमने अभी तक करंट को माना नहीं है। पूरी बात समझ में आ रही है? तो इसमें ये भी लिख लो ब्रैकेट के अंदर, वी आर नॉट इंटरेस्टेड यहाँ पर in the random motion of electrons. In the random motion of electrons. इसमें हम इंटरेस्टेड नहीं है, ठीक है? तो ये तो ठीक हो गया। तो हमने इलेक्ट्रॉन्स को रेस्ट में मान लिया। अब प्रॉब्लम यह है बच्चों कि अगर कोई चीज रेस्ट में है, जैसे इलेक्ट्रॉन है, चार्ज रेस्ट में है, तो उस पर मैग्नेटिक फोर्स नहीं लगाया जा सकता। आपने मैग्नेटिक फोर्स का जो फॉर्मूला पढ़ा है, F equal to Q times V cross P, इसमें V होना जरूरी है ना, वेलोसिटी। अगर V ना हो तो अब आप फ्री इलेक्ट्रॉन्स को रेस्ट में मानते हो, तो जब तक आप उन्हें रेस्ट में मानते हो तब उनको मैग्नेटिक फील्ड लगाया जा सकता है, मैग्नेटिक फोर्स। हेलो, तो लिखिए उसको, मैग्नेटिक फील्ड
नई लाइन से लिख लीजिए, मैग्नेटिक फील्ड कैन नॉट exert force on electrons. कौन से इलेक्ट्रॉन? एट रेस्ट, इन पर फोर्स लगा ही नहीं सकता फिर वो, अगर ये नहीं लगा सकता तो हम कर सकते हैं कि मैग्नेटिक फोर्स बच्चों इंड्यूस करंट स्टार्ट नहीं कर सकता। Thus the magnetic force can't start, can't induce current. Can't start it, start the induced current. ये लाइन ध्यान से समझिएगा। तो इलेक्ट्रॉनों को धकेलेगा इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रॉन्स को। तो नई लाइन से लिखिएगा, इलेक्ट्रॉन्स may be forced to move, may be forced to move only by an electric field, only by an electric field. तो हम ये कह देंगे जिस समय अब चेंजेस हो रहे हैं वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, फिर अब इलेक्ट्रिक फील्ड एंड हैंस ऐसे जोड़ लेते हैं। We conclude that an electric field appears at t equal to 0. और ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्यों अपीयर होगा? क्योंकि अब t इक्वल टू 0 के बाद हमने फ्लक्स में बदलाव लाना शुरू किया है ना, तो मैग्नेटिक फील्ड में चेंज लाए तो उसकी वजह से। तो ये जो चार्ज पार्टिकल ने मूव किया उस वजह से नहीं बना, ध्यान से समझिएगा। ये गजब इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये फ्लक्स में बदलाव की वजह से आया। चार्ज पार्टिकल भी अब मूव करना शुरू कर चुके होंगे ना, फिर इलेक्ट्रॉन्स भी t इक्वल टू 0 के बाद, उनकी वजह से ये इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, ये नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक है जिसकी बात हो रही है। हेडिंग क्या है, जरा हेडिंग पे जाइए। इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी वजह से? मूविंग चार्ज की वजह से नहीं, फ्लक्स में बदलाव की वजह से। तो ये बड़ी अजीब चीज है। ये इलेक्ट्रिक तो हम कहेंगे ये, लेकिन इलेक्ट्रोस्टैटिक नहीं है। क्या है, बारीक पॉइंट पकड़ पा रहे हैं आप लोग? मैं रिपीट करता हूँ सारी चीजें, हाँ ध्यान से समझिए क्या लिखा हुआ है बच्चों। ये बहुत इंपॉर्टेंट लगता नहीं है बच्चों को, बहुत बारीक पॉइंट है। इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो चार्ज के मोशन की वजह से डेवलप नहीं होता, फ्लक्स में बदलाव की वजह से डेवलप होता है, ये लिखा हुआ है। पहला तो मैंने ये कहा कि भाई करंट तभी फ्लो होगी जब फ्लक्स में बदलाव होगा, ठीक है, पहला पैरा इस पर था। दूसरा पैरा था इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वैसे रेस्ट में कभी रह नहीं सकते, लेकिन हम मान रहे कि t इक्वल टू 0 से पहले वो रेस्ट में। तीसरा क्या करें वो समझिए।
क्या ये बात समझ में आ पाई आप लोगों को? यस सर। इलेक्ट्रिक फील्ड अपीयर्स एट t इक्वल टू 0। नई लाइन से लिखिए, काफी महत्वपूर्ण पैराग्राफ है। अब दिस इलेक्ट्रिक फील्ड is produced by this electric field is produced by the change in magnetic field. ये बड़ी जोरदार लाइन है। By the change in magnetic field and not by and charged particles. Charged particles according as Coulomb's law और क्रॉस लॉ कह सकते हो। कूलॉम लॉ और क्रॉस लॉ उसकी वजह से नहीं है भाई ये। तो ये बहुत शानदार बात है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है बच्चों, वो चार्ज की वजह से नहीं हो रहा है, यहाँ पर वो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से हो रहा है। इसीलिए इसका नाम इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है। अगर चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होता तो उसे इंड्यूस्ड कहते। तो पहले चैप्टर से बोलते, वहां तो कहीं इंड्यूस नहीं बोला हमने। ठीक है ना? ये लाइन अच्छी तरह आ गई। फिर नई लाइन से लिखिए, अलग अलग कर देते हैं। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड हो रहा है बच्चों, ये ना इलेक्ट्रोस्टैटिक है ही नहीं। ये गजब बात है। इलेक्ट्रिक फील्ड है कह रहा हूं, और ये कंजर्वेटिव भी नहीं होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड तो कंजर्वेटिव होता था, ये नॉन कंजर्वेटिव इलेक्ट्रोस्टैटिक भी नहीं है। ये गजब चीज है। तो लिखिए नई लाइन से, दिस इलेक्ट्रिक फील्ड, द इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय the electric field produced by the change in magnetic field is non-electrostatic. Is non-electrostatic and non-conservative. In nature. ये अंडरलाइन करने लायक बात है नहीं। इलेक्ट्रिक फील्ड है और वो कैसा है? नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक है। आप कभी किसी ने पूछा क्या ये संभव है, तो वाइवा में हम लोग हाँ बोलते हैं, ना बोलते हैं नॉर्मली? लगेगा यार, इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक ही होगा ना। तो बच्चों इसमें और गजब बात यह है कि हम इसके लिए पोटेंशियल डिफाइन नहीं कर पाते। इसी में लिखिए आगे, वी कैन नॉट डिफाइन a potential। गजब बात है। कैन नॉट साइंस बहुत कमजोर रहती है। कैन नॉट डिफाइन a potential corresponding to this field। corresponding to this field। तो नई लाइन से, वी कॉल इट, अब इस फील्ड का कोई नाम तो रखना पड़ेगा। वी कॉल इट इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। इंड्यूस्ड
इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अगर आपने पढ़ा था तो जैसे प्लस चार्ज है, मान लो ये क्यू है, तो फील्ड लाइंस ऐसे होती थी बच्चों, याद आ रहा है, बाहर को और नेगेटिव में अंदर को। Yes. मैग्नेटिक में क्लोज लाइन होती है, नॉर्थ पोल से निकलती है साउथ पोल जाती है। इलेक्ट्रिक में ऐसा नहीं था, ये बाहर को निकलते जाएंगी, ऐसा था, याद आ रहा है। Yes, sir. हाँ, मजेदार बात यह है इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइनें भी क्लोज ही होती हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड नाम जरूर है, इसके गुण में इलेक्ट्रिक से ज्यादा किससे में मैच खा रहे हैं, मैग्नेटिक। Line. तो लिखिए इसी लाइन में द लाइन्स ऑफ इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, उसी के आगे लिख लेते हैं द लाइन्स ऑफ इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड आर क्लोज्ड कर्व्स। गजब बात हो रही है यार ये। तो ये वैसे क्लोज कर्व है, ये वैसे नहीं है कि कहां से ये इनिशियल एंड पॉइंट वाली नहीं है। तो ये हुआ कंसेप्चुअल थोड़ा सा। अब नए लाइन से थोड़ा सा मैथमेटिकल कर लेते हैं। इसलिए इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड को हम ई से दिखाएंगे। इफ ई with the induced electric field the force on a charged tube placed in the field is Q into E। इलेक्ट्रिक फील्ड में Q चार्ज पर लगने वाला फोर्स यही हुआ। अच्छा, अगर हम वर्क डन निकाले ना यूनिट चार्ज में, अगर चार्ज थोड़ा सा मूव करे, मतलब डीएल मूव करे, तो याद है ई डॉट डीएल, तो मैं लिख देता हूं द वर्क डन पर यूनिट चार्ज कब, as the charge moves through dl वेक्टर बनाइए इज ई डॉट डीएल। So the EMF developed in the loop is equal to, आपने पढ़ा होगा ई डॉट डीएल। टोटल निकाल दीजिए पूरे लूप में, तो आपके पास ईएमएफ यहां से आ जाएगा। अगर यहां से ईएमएफ है तो अभी फैराडे लॉ से क्या था, ईएमएफ बाय फैराडेज लॉ, ईएमएफ कितना आता था, माइनस d5/dt। तो यहां से आपके पास एक रिलेशन आ गया, ई डॉट डीएल जो पूरे लूप के लिए था, क्लोज लूप कर देते इसको, और वो माइनस d5/dt बराबर आ गया। इससे कई सारे एक्सप्रेशन निकल सकते हैं।
इस पूरे डेरिवेशन में आप एक बात पूछ सकते हैं कि सर इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड तो ठीक था ना, आपने फ्लड्स में बदलाव किया और आपने कहा कि एक इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा होगा, लेकिन क्या ये लूप का होना जरूरी है इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए? अगर लूप ना हो तो क्या इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा नहीं होगा? तो उसका जवाब है इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड तो बिना लूप के भी डेवलप हो जाएगा। लूप की जरूरत तो हम केवल करंट्स के मूवमेंट के लिए थी, इलेक्ट्रॉन के लिए, ताकि हम थोड़ा मेजर कर सकें चीजों को। ये जो लूप मैंने बनाया ये जरूरी नहीं है, तो यहाँ पर नोट करके लिख लीजिए इस बात को। ये बारीक पॉइंट्स हैं, जो स्टूडेंट सीरियसली समझना चाहते हैं उनके लिए ये छोटे छोटे सवाल पूछे जाते हैं कि अगर ऐसा हो जाए तो क्या ये जरूरी है, क्या ये गैर जरूरी है? तो कंसेप्चुअल क्लैरिटी अगर चाहिए तो तब समझना होगा, नहीं चाहिए डेरिवेशन याद करने हैं। डेरिवेशन से फिजिक्स नहीं आती बच्चों, हाँ किसी को डेफिनेशन याद करके और डेरिवेशन करके फिजिक्स किसी को नहीं आई आज तक। फिजिक्स कंसेप्चुअली जब तक आप ना सोचो सवालों को नहीं आ सकती। देखिएगा इसको पॉइंट को, द प्रेजेंस ऑफ अ कंडक्टिंग लूप of a conducting loop is not necessary. ऐसा जरूरी नहीं है, not necessary to have an induced electric field. Induced electric field. इलेक्ट्रिक फील्ड तो हो ही जाएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो तब तक होगा जब तक आप फ्लड्स में बदलाव करते रहेंगे। और ये मजेदार स्थिति यह है बच्चों, जो ही फ्लड्स में बदलाव बंद किया ना, ये इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड गायब हो जाएगा। क्यों गायब हो जाएगा? क्योंकि आपने जो अभी फॉर्मूला लिखा है उसमें फाई कांस्टेंट हो जाएगा, और फाई के कांस्टेंट होते ही उसका डेरिवेटिव जीरो आ जाएगा। तो लिखिए इस बात को भी इसी में लिख लेते हैं। ये पहला पॉइंट था नोट में। दूसरा लिखिए, एज लॉन्ग एज B keeps changing, the induced electric field is present. The induced electric field is present. मतलब ट्रप से बनना शुरू हुआ, ट्रपता रहेगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस वाला जब तक फ्लड्स में चेंज। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का ये है मामला, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आपको बात समझ में आ रही होगी। आज ये कुछ इंटरेस्टिंग लग पाया, नहीं लगा? यस सर। एक ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड जो इलेक्ट्रोस्टैटिक नहीं है, जो कंजर्वेटिव नहीं है, जिसके लिए आप पोटेंशियल भी डिफाइन नहीं कर सकते, तो बिल्कुल डिफरेंट नेचर का है, और फिर भी आप उसे इलेक्ट्रिक फील्ड कह रहे हैं। वो कैसे डेवलप होता है? बेसिक कंसेप्ट ये है, मैग्नेटिक फ्लक्स में बदलाव लाना। कब तक रहेगा? जब तक फ्लक्स में बदलाव रहेगा। तो इन बातों पे चर्चा थी, छोटा सा। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, ठीक है ना। अभी इस लेक्चर को एंड करते हैं और हम लोग 5:25 पे दोबारा जुड़ेंगे बेटा। और नेक्स्ट लेक्चर में मैं एडी करंट्स पे बात करूंगा। एडी करंट्स क्या होते हैं? EDDY। अभी इस लेक्चर को रोकते हैं।